नमस्कार साथियों, IM सर्वदमन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जो विवादास्पद क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के, उन पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि विवादास्पद क्यों हैं, क्या सॉल्यूशन है, विवादास्पद हैं भी हैं या फिर सिर्फ विवादास्पद बनाया जा रहा है। पहला प्रश्न जो है हमारे सामने वो है कि अशुद्ध वाक्य हमें बताना है और अशुद्ध वाक्य में है उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। तो उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य कभी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये जो प्रश्न है वो क्या होगा, इसका विकल्प संख्या 1 है वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। फिर है सब यहाँ कुशलतापूर्वक है, तो ये भी क्या होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है। तीसरा, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इन दो विकल्पों में आ रही है, दूसरे विकल्प में और चौथे विकल्प में। दूसरे विकल्प में प्रस्तुत पंक्तियां, इसको कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ साथी हैं वो भी सही मान रहे हैं, और अंतिम विकल्प जो है चौथा, जिसमें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। तो देखिए, मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है, इसमें पंक्तियां में ऊपर सिर्फ बिंदु दिया गया है, चंद्र बिंदु नहीं दिया गया है। इस वजह से, क्योंकि जब भी हम बहुवचन बनाते हैं किसी एक वचन को, पंक्ति को पंक्तियां बनाएंगे तो या के ऊपर क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, ये मतलब अशुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें सरोज स्मृति से ली हैं की जगह ली गई हैं, ये भी आ सकता है। लेकिन चौथा अगर हम देखते हैं, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, और महिलाओं ओ पे इन्होंने बिंदी भी लगा रखी है, इसका मतलब इसमें सही विकल्प यानी शुद्ध विकल्प कौन सा होगा, चौथा होगा, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। तो ये प्रश्न कहीं भी विवादास्पद है वो नहीं है। फिर भी विवादास्पद क्यों माना जा रहा है, ये मेरी समझ से अभी परे है। अगर आपको इसका कुछ पूर्व अनुमान है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो दें। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है। तो देखिए, इसमें मारुति, मारुत प्लस ई, यह भी दोषपूर्ण है, और बुढ़ापा, बूढ़ा धन पा, ये भी दोषपूर्ण है। अब आरपीएससी क्या मानेगी, तो मेरे अनुमान से, जो मेरा जो पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि आरपीएससी इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया विकल्प मारुत धन ई, इसको मानेगी, क्योंकि बूढ़ा धन आपा भी होता है, बूढ़ा धन पा भी होता है, और आरपीएससी चाहे तो इसको क्या कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है। संभावना ये है कि आरपीएससी ऐसे प्रश्नों को डिलीट करने की पोजीशन में ही रहती है, क्योंकि आरपीएससी नहीं चाहेगी भर्ती डिले हो, क्योंकि बच्चे तो कोर्ट में जाएंगे, कई जगह बूढ़ा प्लस आपा दे रखा है, कई जो मानक पुस्तक हैं उनमें आराम से दे रखा है बूढ़ा धन आपा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए आरपीएससी हो सकता है इस प्रश्न को डिलीट कर दे। चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो देखिए, इसमें जितेंद्र और मुनिवर, और अगला है निर्जन और पंचानन। पंचानन तो है ही और जितेंद्रिय भी है ही। समस्या आती है मुनिवर और निर्जन में। निर्जन यानी कि जहाँ कोई लोग नहीं हो, लोगों से रहित स्थान, तो वन वगैरह जो होते हैं, एकांत जो होते हैं, उसके लिए अपन इसको बहुब्रीहि समास में ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुनिवर जो है इसको भी हम क्या किस में ले सकते हैं, बहुब्रीहि में ले सकते हैं। अब डिपेंड है आरपीएससी इसमें क्या मानेगी। हो सकता है इस प्रश्न को भी वो डिलीट की कैटेगरी में रख दे, लेकिन जब आरपीएससी को प्रश्न डिलीट ही करने तो फिर दिए क्यों, ये भी प्रश्न स्वाभाविक आना अपने मस्तिष्क में है। लेकिन कुल मिला के ये कि ये प्रश्न है वो विवादास्पद ज्यादा ही है। चलते हैं फिर आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम या प्रणाली का समष्टिज है। तो इसमें ये प्रश्न आया हुआ है, हालांकि समष्टिज शब्द है वो प्रयोग नहीं लिया गया था पहले जब ये प्रश्न आया था तब। तो ये प्रश्न आया है, इसमें चारों को माना गया है, अदा, प्रदा, पर्यावरणीय संदर्भ और प्रक्रिया, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और एनवायरनमेंट। तो चारों ही इसमें माने जाएंगे, ये प्रश्न विवादास्पद नहीं है। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है करता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है अनुकरण, लेकिन विकल्प में कहीं भी अनुकरण है नहीं। अनुकरण क्या होता है, जिस तरह हम बच्चों को कविता वगैरह कराते हैं, गीत वगैरह सिखाते हैं, तो पहले तो शिक्षक बोलता है और उसके पीछे पीछे अनु यानी कि पीछे, करण यानी कि करना, उसके पीछे पीछे जो छात्र होते हैं वो उसका क्या करते हैं, दोहराव करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनुकरण। लेकिन विकल्प में कहीं भी अनुकरण है वो नहीं है। अभिप्रेरणा आएगा नहीं, अवधान, इसके भी चांसेस कम है। रही बात प्रतिधारण की, तो देखिए प्रति उपसर्ग का अपन जब प्रयोग करते हैं तो वो विरोध विपरीत अर्थ में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि अनुकरण को
देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अनुकरण, एक होता है प्रतिकरण। अनुकरण तो होता है किसी को देखकर उसकी मतलब वो करना, अनुकृति करना, जैसे कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। लेकिन प्रतिकरण होता है किसी को देखकर उसके विपरीत उसको जवाब देना, ठीक है। उसको जैसे मैंने किसी के गाल पर तमाचा मारा या किसी को अपशब्द कहा, तो सामने वाले ने मुझे तमाचा मारा या फिर मुझे अपशब्द कहा, वो किस में आ जाता है, आपका प्रतिकरण में आ जाता है। लेकिन प्रतिधारण को फिर भी ले सकते हैं, क्योंकि कई जगह अनुकरण या फिर अनुकृति के विलोम के रूप में भी प्रतिकृति को लिया हुआ है। बाकी उत्पादन बताया गया है कई जो शिक्षा विधि मनोविज्ञान के उनके द्वारा। बाकी मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, आप यही मानिए कि प्रतिधारण हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन इन दो में से ही कोई विकल्प वो माना जाएगा, एक और दो में से। चलें फिर आगे देखिए, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बीसलदेव रासो का रचनाकाल समय है, ये भी काफी विवादास्पद नजर आता है। 14वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी, तो डिलीट तो नहीं होगा और हो भी सकता है, दोनों ही बातें इसमें, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ये विवादास्पद प्रश्न है। आगे और चलते हैं थोड़ा सा। 13वीं सदी की रचना कौन सी है? तो देखिए वैसे तो वास्तव में तो 13वीं सदी की जो रचना है वो संदेश रासक है संदेश रासक प्रश्न है, लेकिन कई शिक्षाविद हमारे विद्वान जो गुरुजन हैं उनके द्वारा विजयपाल रासो भी बताया जा रहा है। तो देखते हैं इस प्रश्न पर आरपीएससी क्या अपना जो ओपिनियन है वो रखती है, संदेश रासक को मानती है या विजयपाल को मानती है या फिर डिलीट करती है। बाकी मेरे अंदाज से तो इसमें संदेश रासक है वो है। आईसीटी के बारे में सही नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन संख्या 3 और ऑप्शन संख्या 4, इन चारों में बड़ा कंफ्यूजन है और लिमिट क्रॉस कंफ्यूजन है। अब देखिए आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प हो सकता है, क्योंकि अगर अपन स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर आईसीटी को जो प्रथम उसका सिद्धांत है उसमें जो है आपका क्या बोलते हैं, रेखीय अभिक्रमित सिद्धांत, वहां पर आईसीटी में शिक्षक को सहायक माना गया है, यानी कि शिक्षक का विकल्प नहीं माना है। लेकिन फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, 4 सिद्धांत हैं अभिक्रमित अनुदेशन के, तो उनमें फिर शिक्षक के विकल्प के रूप में किसको लिया गया है? आईसीटी को लिया गया है, जहां पर शिक्षक की कोई भूमिका है वो नहीं रहती। लेकिन शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है, ये क्या देखने में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसका ये जो विकल्प है। और दूसरी बात है, अगर इस विकल्प को हम सही भी सही मानते हैं, सही नहीं की जगह सही मानते हैं, तो देखिए शारीरिक श्रम को मेरे अनुमान से क्या आप एक थोड़ा अपने बेसिक फंडामेंटल से भी देखो, तो शारीरिक श्रम को कहीं भी आईसीटी कम नहीं करता, उल्टा बढ़ाता है। उसके लिए पूरा मॉड्यूल बनाया जाता है, जैसे दीक्षा ट्रेनिंग हो रही है टीचरों की, निष्ठा ट्रेनिंग जो ऑनलाइन दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हो रही है, उसके लिए मॉड्यूल बनाए जाते हैं, उन मॉड्यूलों को संशोधित किया जाता है, कई बार टेक्निकल एरर भी आ जाता है, वो भी दूर किया जाता है। तो शारीरिक श्रम को कम कहाँ कर रहा है आप बताइए, उल्टा इसमें शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम है वो भी इंक्लूड हो रहा है। तो संभावना ऑप्शन 2 की ज्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। फिर भी आरपीएससी 3 को मानती है, तो देखो वो तो आरपीएससी कुछ भी मान सकती है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? कुछ नहीं कर सकते। इस पे तो हम रिट भी नहीं लगा सकते। क्या आप लोग रिट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते इस प्रश्न पर, तो कहीं भी है ही नहीं अपने पास कंटेंट ही। चलिए आगे, दादू दयाल की रचना क्या है? कुछ लोग इसमें दादू विलास को मान रहे हैं, कुछ अंगबधू को मान रहे हैं। देखिए दादू दयाल की तो रचना कुछ है ही नहीं, क्योंकि दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जो किया गया है ना, वो उनके शिष्यों द्वारा किया गया है, और उनमें से एक शिष्य रज्जब, और रज्जब ने इसका संकलन किया है। अब इसमें रचना पूछी है, तो कई बार ये प्रश्न अपने नॉर्मल बेसिक एग्जामों में आया है, तो वहां पर रचना के रूप में अंगबधू को माना गया है। इस बेसिस पे कौन सी रचना आपका सही आंसर होगी? अंगबधू होगी। लेकिन दादू विलास जो बता रहे हैं, मैंने तो दादू विलास रचना ही पहली बार सुनी है। किसी भी अध्यापक ने, किसी भी कोचिंग संस्थान ने, जयपुर के ने, कहीं भी दादू विलास रचना को नहीं मेंशन करवाया है। अब मान रहे हैं, किस बेसिस पे मान रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। तो बाकी मेरे अनुमान से इसका अंगबधू ही आंसर है वो होना चाहिए। अगला है, कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित हैं, इसके आधार पर कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप बताइए। देखिए कविता की वैसे तो आप अगर बात करोगे भेद तो 2 ही होते हैं, छंदबद्ध और छंदमुक्त। लेकिन इसमें पूछा है कि कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप पूछा है, तो अनुभूति एक आत्मनिष्ठ होती है और एक वस्तुनिष्ठ होती है। तो अनुमान जो मेरा जो कहना है वो ये है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है? आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ है। फिर भी आरपीएससी छंदबद्ध और मुक्त मानती है तो मानती ही है, इसमें अपन कोई कुछ नहीं कर सकता, मानेगी तो मानेगी। क्योंकि आरएस प्रीलिम्स में खूब रेट लगी थी, सारे काम हुए थे, लेकिन कोई सेंस अब तक नहीं निकला। कोर्ट केस चल ही रहा है उनका, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे बच्चे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो बहसबाजी बेकार है, जो मानेगी वो तो मानेगी, लेकिन आना इसमें विकल्प एक चाहिए। आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। कुछ लोग प्रताप रासो करके आए थे, भाई प्रताप रासो कैसे होगा? आरपीएससी कंफ्यूज करने के लिए दे रही है इस विकल्प को। प्रताप रासो जो है वो अलवर के राजा राव प्रताप सिंह की गाथा का वर्णन है, जो कि आदिकाल की रचना ही नहीं है, बाद की रचना है। लेकिन फिर भी रचना आदिकाल की आप मानो कि मान ली हमने तो कि गुरुजी हम तो मानेंगे, मान लो,
कौन रोकने वाला है? तो भी इसमें सवाई प्रताप सिंह अलवर के राजा का वर्णन है, तो ये तो कहाँ से आ जाएगी? और मेवाड़ रासो और उदय सिंह रासो का तो संबंध ही नहीं है। खुमान रासो रचना है जिसके 4 भाग उपलब्ध हैं। 4 भागों में इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है, और बप्पा रावल जिसका नाम कालभोज था उसका ही नाम खुमान था। तो इसका तो करेक्ट आंसर खुमान रासो ही होगा। ये न होगा, न होता है खुमान रासो। खुमान बप्पा रावल को बोलते थे। जब आप आलू रावल, अल्लड़ रावल, मेवाड़ का आपने इतिहास पढ़ा होगा, वहाँ खूब अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आगे, तो आगे क्या चले, बस यही प्रश्न मुझे विवादास्पद नजर आए थे। एक प्रश्न जो सबसे विवादास्पद था वो रह गया, वो था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक, शायद यही था। उसमें 2 विकल्पों में बड़ा संदेह है, एक तो है आपका प्रेम जोगनी और एक है आपका क्या नाम है उसका, सत्य हरिश्चंद्र। तो देखिए दोनों ही नाटक जो हैं वो आपके मौलिक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सत्य हरिश्चंद्र को अनुदित मानते हैं। बाकी विद्वान नगेंद्र, जैसे नगेंद्र साहब हुए या फिर कोई और हुआ, एक और है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बच्चन सिंह है शायद, वो दोनों उसको क्या मानते हैं, मौलिक मानते हैं। एक अकेले शुक्ल जी ऐसे हैं जो इसको क्या मानते हैं, अनुदित मानते हैं। तो देखने लायक होगा कि आरपीएससी या तो मानेगी आपका प्रेम जोगनी को, क्योंकि वो विवादास्पद नहीं है, ये विवादास्पद है सत्य हरिश्चंद्र, और या फिर इसको उड़ा देगी, यानी कि डिलीट कर देगी। अब क्या करेगी वो तो आरपीएससी जाने, अपन क्या, अपन तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं। कट ऑफ का अनुमान, बार बार कट ऑफ, मेरे एक वीडियो मैंने इससे पहले जारी किया था, लोगों द्वारा गाली देने लग गए उसमें नीचे, तो ये संस्कार मुझे तो ठीक नहीं लगते आपके। देखिए मैंने पहले ही कहा है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ सिर्फ, कितनी जाएगी मुझे कुछ नहीं पता। इससे पहले रीड 2018 में मैंने जो अनुमान लगाए थे वो बहुत अप थे, बहुत ज़्यादा हाई थे, लोगों ने गालियां दी थी उस समय, लेकिन वो अनुमान सटीक बैठे थे। वही अनुमान उसी आधार पर मैंने अब लगाए हैं। जरूरी नहीं है उस आधार पर सही बैठे तो इस बार भी सही बैठ जाएं, जरूरी ये भी नहीं है मैंने जो कट ऑफ बताई वही जाए, लेकिन ये है कि जनरल कैटेगरी की 310 से कम नहीं जाएगी, चाहे आप मानो चाहे मत मानो। 320 से और 325 जाने की मुझे उम्मीद लगती है जनरल की। बच्चों के नंबर खूब आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं। सेकंड पेपर आपका इतना इजी आया, वो नंबर आ रहे हैं। कट ऑफ और भी ज़्यादा जाती है अगर फर्स्ट पेपर में 40% वाला रूल फॉलो नहीं होता तो। ये सिर्फ इसीलिए कट ऑफ कम जा रही है कि रूल फॉलो हो रहा है। आप सीटों की बात करते हो, गुरुजी सीट डबल है, सीट तो 2016 में आपकी 3000 से ज़्यादा थी, कट ऑफ तो 312 गई थी। अब बताओ सीटों का कहाँ रेसो रहेगा। पिछली बार मैथमेटिक्स और साइंस में 2018 की रीट में और 16 की रीट में कंपेयर करो, 16 में जो सीट थी वो 900 थी लगभग, और उनमें गई थी 75.5 या 75.76 समथिंग कुछ गई थी, मतलब पॉइंटों में फ़र्क था। और 2018 में उसी रीट में सीट लगभग 10 गुनी थी, 7000 सीटें थी। उन 7000 सीटों पर कट ऑफ जो गई थी, बच्चे 70% वाली भी अपना सिलेक्शन लेके चल रहे थे। मैंने उसी समय कहा था सीट कोई डिसीजन इतना आसानी से अकेली सीटों के आधार पर हम नहीं ले सकते। उस समय कट ऑफ उसमें भी 75.17 गई थी, सिर्फ मतलब पॉइंटों में 20, 20, 30 टूटी थी, 10 गुनी, 8 गुनी, 7 गुनी सीट होने पर। तो आप ये मत कहो गुरुजी सीट डबल है कट ऑफ कम जाएगी। अरे यार सीट निर्धारित नहीं करती, निर्धारण के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ आपकी निर्धारित करते हैं। सीट भी करती हैं, आपके बच्चों के पेपर कैसा गया वो करता है, उस समय का परिवेश कैसा था, एक अनुकृति की प्रक्रिया कैसी चल रही थी, ये सारी चीज़ें आपका मतलब उसमें डिपेंड करती हैं। और इस बार तो सबसे बड़ा जो रोल है वो फर्स्ट पेपर का है, जिसमें 40% नहीं आ रहे कई बच्चों के, लेकिन कम है ऐसे बच्चे, अपवाद स्वरूप हैं। क्योंकि जो बच्चा हिंदी में 130 और 140 करके आ रहा है वो फर्स्ट पेपर को भी साथ लेके चलेगा, क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है। बाई चांस, बाई मिस्टेक ऐसे कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट पेपर में रह गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है। तो मेरा अनुमान अभी भी इसी बात को कह रहा है कि 320 तो आप मान के चलो, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो 310 वाला भी क्या है, रेस में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।